नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में इस वक्त जितने भी कोविड संक्रमित मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं, उससे कहीं अधिक असिम्टोमेटिक मरीज होम आइसोलेशन के तहत रखे गए हैं। वहीं विगत दिनों सरकार द्वारा होम आइसोलेशन को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा दिया गया है, जिसे लेकर वैद्यकीय क्षेत्र सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस निर्णय का दोनों ओर से योग्य परिणाम नहीं होगा। ऐसे में इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के जिन जिलों में पॉजिटिविटी दर राज्य की औसत दर से अधिक है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थात्मक आइसोलेशन पर जोर देने का निर्देश प्रशासन को दिया गया है। साथ ही वहां होम आइसोलेशन की सुविधा भी शुरू रहेगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा स्पष्ट किया गया है। राज्य में विगत 15 से 20 मई के दौरान आए तौकते चक्रवात की वजह से बड़े पैमाने पर घरों एवं अन्य निर्माणों का नुकसान हुआ। साथ ही आने वाले दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार ने निर्माण व्यवसाय से संबंधित दुकानों को अत्यावश्यक प्रवर्ग में शामिल करते हुए उन्हें संचारबंदी में छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही छाते एवं ताड़पत्री की दुकानों को खोलने के संदर्भ में भी आदेश जारी किया है। इस निर्णय में कहा गया है कि निर्माण कार्यों की दुरुस्ती व मजबूतीकरण के काम न रुकें। इस हेतु सरकार ने निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों को अत्यावश्यक सेवा में शामिल करते हुए खुले रहने की छूट दी है। इसके अलावा आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए छतरी, ताड़पत्री, प्लास्टिक शीट व बरसाती पोशाक आदि साहित्य की बिक्री हेतु भी संचारबंदी में छूट दी गई है। साथ ही किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा व संकट के समय प्रभावी रूप से मदद कर सकने वाले साहित्यों की दुकानों व व्यवसायों को भी खुले रहने की छूट दी गई है। करीब 2 माह से चली आ रही संचारबंदी और इस दौरान लगाए गए 15 दिनों के कड़े लॉकडाउन के बावजूद अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या में अपेक्षाकृत तौर पर कमी नहीं आई है। यद्यपि इस समय अमरावती जिले में मरीजों की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, किंतु पॉजिटिविटी रेट तुलनात्मक रूप से अब भी अधिक है और रोजाना जितने लोगों की कोविड टेस्ट की जा रही है, उसमें अब भी करीब 10 से 15% लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ऐसे में अमरावती जिले को राज्य सरकार द्वारा फिलहाल रेड जोन में रखा गया है। ऐसी स्थिति में रेड जोन को लेकर कौन सी नई नियमावली आती है और आगामी 1 जून के बाद अमरावती जिले को संचारबंदी से छूट मिलती है या नहीं, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल के मुताबिक आगामी 1-2 दिनों में रेड जोन एवं नई नियमावली को लेकर सरकारी स्तर पर कोई निर्णय हो सकता है और जिला प्रशासन द्वारा सरकार की ओर से मिलने वाले निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि पड़ोसी जिले नागपुर में अमरावती के काफी पहले से ही कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई थी और वहां हालात संभलने के लिए काफी लंबा वक्त लगा। वहीं अमरावती में विगत कुछ सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। इससे प्रतिबंधात्मक नियमों व लॉकडाउन की सफलता कहा जा सकता है। साथ ही उम्मीद भी की जा सकती है कि जल्द ही पॉजिटिविटी रेट में और भी कमी आएगी। इस समय राज्य में करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है और इन सभी 15 जिलों को राज्य सरकार द्वारा रेड जोन में रखा गया है, जिनमें अमरावती जिला भी शामिल है। ऐसे में आगामी 1 जून को इन 15 जिलों में कुछ प्रतिबंधों को जारी रखते हुए राज्य के अन्य जिलों को जारी संचारबंदी में छूट दी जाएगी। इस आशय के संकेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तथा राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समूचे राज्य में एक साथ लॉकडाउन खत्म करना मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा 31 मई से पहले लॉकडाउन शिथिल करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा रेड जोन वाले जिलों एवं लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। जिले में आज 528 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,076 पर जा पहुंची है। वहीं बुधवार को 24 घंटे के दौरान कोविड अस्पतालों में कुल 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। स्थानीय मृतकों में मनपत क्षेत्र के 1 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1399 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 168 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1567 पर जा पहुंचा है। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से कुल 1175 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 81,597 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,979 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 1,662 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5,317 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा 1,664 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,201 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4,114 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
अमरावती जिले के लिहाज से इस समय सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान 6084 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई थी, जिसमें से मात्र 8.67% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले अमरावती जिले में पॉजिटिविटी रेट 30% से अधिक तक जा पहुंचा था। वहीं पिछले कुछ दिनों से रोजाना पॉजिटिविटी रेट का स्तर 14 से 15% के आसपास चल रहा था, जो अब घटकर 10% से कम हो गया है। साथ ही मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण भी बढ़ा है और अब रिकवरी रेट 90.70% तक जा पहुंचा है। हालांकि मृत्यु दर अब भी 1.55% पर है। जिले के कुल 48 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2515 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय आधे से अधिक यानी 1310 बेड रिक्त पड़े हैं और केवल 1205 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है। लंबे समय बाद यह पहली बार हुआ है जब कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या अधिक है। इस समय कोविड की संक्रामक महामारी के चलते अमरावती शहर सहित जिले में 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमरावती शहर सहित जिले में 1399 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई महिलाओं व पुरुषों का समावेश रहा। ये मृतक किसी के माँ बाप अथवा भाई बहन भी रहे होंगे। इस बात के मद्देनजर प्रशासन द्वारा टास्क फोर्स गठित करते हुए इस बात की जाँच करनी शुरू की गई है कि कोविड की संक्रामक महामारी के दौरान माता पिता अथवा दोनों में से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इस पड़ताल के बाद पता चला है कि अमरावती जिले में मातृ पितृ छत्र खो देने वाले कुल 51 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चों ने इस महामारी काल के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और वे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। वहीं 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी मां को और 41 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान अपने पिता को खो दिया है। यह रिपोर्ट टास्क फोर्स द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपी गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इन बच्चों के यथायोग्य पालन पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अमरावती संभाग हेतु कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से अमरावती जिले को कोविशील्ड के 20,500 तथा कोवैक्सीन के 3,500 डोज प्राप्त होंगे। अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय के विभागीय लसीकरण भंडार का दल वैक्सीन की खेप लेकर औरंगाबाद से अकोला के लिए रवाना हो चुका है और देर रात अकोला से अमरावती के लिए वैक्सीन की खेप भिजवा दी जाएगी, जिसके जरिए कल गुरुवार 27 मई से एक बार फिर शहर सहित जिले के टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। कोवैक्सीन की नई खेप के जरिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा पहला डोज लगवा चुके लाभार्थियों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को पहला व दूसरा डोज लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर विगत 6 माह से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और 26 मई को मोदी सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में प्रहार संगठन की ओर से चांदूर बाजार तहसील के ग्रामीण इलाकों में आज काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार और सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया। राज्य में जब कोरोना के सर्वाधिक मरीज पाए जा रहे थे, तब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले ठेका नियुक्त BAMS वैद्यकीय अधिकारियों को कोरोना की लहर कमजोर होते ही घर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह MBBS बंधपत्रित डॉक्टरों को ज्वाइन कर लेने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। ऐसे में अमरावती जिले के 17 BAMS डॉक्टरों को कार्यमुक्त किया गया है। इन कोरोना योद्धाओं के पास अब फिलहाल कोई रोजगार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संकट काल के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी अल्प मानधन में सेवा दे रहे हैं, लेकिन कानूनी दायरे में फंसाकर इनकी सेवा अगर खत्म की गई तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का काम डगमगा जाएगा। इस आशय की आशंका व्यक्त की जा रही है। शहर के कैंप परिसर स्थित सरकारी अधिकारियों के अधिकतर बंगले में चंदन के बड़े बड़े पेड़ रहने के कारण यह क्षेत्र हमेशा ही चंदन चोरों के निशाने पर रहता है। इससे पहले कैंप परिसर में स्थित अधिकांश सरकारी अधिकारियों के बंगले में प्रवेश कर रात के दौरान चंदन चोर इन पेड़ों को आरी से काटकर चुरा ले जाने में सफल हुए हैं, जिसकी दर्जनों शिकायतें आज भी गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज हैं। यहाँ तक कि 2 वर्ष पहले जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बंगले को इन्हीं चंदन चोरों ने निशाना बनाया था। उसके बाद अब रविवार की रात डेंटल कॉलेज के पास केशव कॉलोनी में रहने वाले जिला सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर के बंगले से अज्ञात चोरों ने चंदन का पेड़ चुरा लिया। यह बात सोमवार की सुबह ध्यान में आने पर परीक्षित गणोरकर ने इसकी शिकायत गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरोह क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने उस समय PCR नहीं मांगने से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप होने के बाद पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी और आर्थिक अपराध शाखा के PI शिवाजी बचाटे ने आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए लगातार 3 दिन न्यायालयीन लड़ाई लड़ी और कल इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले का मुख्य सूत्रधार तथा तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पवन मालूसरे और सुपर कोविड अस्पताल की परिचारिका पूनम सोनोने फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
विगत 15 दिनों से कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कृषि उपज की खरीदी बिक्री का व्यवहार बंद था। ऐसे में सोमवार को बाजार समिति शुरू होते ही यहां पर किसानों की भीड़ उमड़ने की संभावना थी और बाजार समिति ने उसी हिसाब से नियोजन भी किया था। लेकिन सोमवार व मंगलवार दोनों भी दिन आवक बेहद कम हुई। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से 9 मई से जिले में कड़े निर्बंध लगाए गए थे और कृषि उत्पन्न समिति बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, किंतु 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा फसल मंडी को शुरू करने की अनुमति दी गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि खरीफ मौसम को देखते हुए किसानों में अपना माल बेचने की गड़बड़ी शुरू होगी और पहले ही दिन किसानों की भारी भीड़ उमड़ेगी, किंतु विगत 2 दिनों में यहां पर अपेक्षा से काफी कम माल की आवक हुई और केवल 8 क्विंटल माल ही आया। जल्द ही बारिश के मौसम का आगमन होने वाला है। ऐसे में सभी किसान अपने खेतों में बुआई संबंधी कामों की तैयारियों में लग गए हैं और खेती किसानी से संबंधित औजारों की खरीदी कर रहे हैं। ऐसे में अब शहर में जगह जगह खेती किसानी से संबंधित औजारों की दुकानें सज गई हैं। कोविड संक्रमण काल के दौरान भी पूरे समर्पित भाव के साथ शहर की साफ सफाई और स्वच्छता के काम में जुटे सभी सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छता ठेकेदारों की बुधवार 26 मई को इरविन चौक पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई। साथ ही उन्हें कोविड संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान महामारी को नियंत्रित करने हेतु किए जा रहे कामों की चर्चा अब अमरावती शहर व जिले के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। दुबई एवं संयुक्त अरब अमीरात से प्रकाशित होने वाले खलीज टाइम्स नामक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक में कोविड संक्रमण के चलते महाराष्ट्र की भयावह होती जा रही स्थिति का उल्लेख करने के साथ ही अमरावती की पहली तथा देश की एकमात्र महिला पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा इस दौरान किए जा रहे कामों की सराहना की गई है। इस खबर में कहा गया है कि इस समय महाराष्ट्र सहित विदर्भ में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सीपी डॉक्टर आरती सिंह आए दिन किसी भी समय अचानक शहर की सड़कों पर ऑन रोड ड्यूटी हेतु उतर आती हैं। साथ ही MBBS की पदवी प्राप्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा अपने पुलिस कर्मियों सहित शहरवासियों की स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और सभी को मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले की अंजनगांव सुरजी स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल को विगत गुरुवार को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही जिला उपनिबंधक के आदेशानुसार सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे को अंजनगांव फसल मंडी में प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के निजी अभियांत्रिकी, फार्मेसी व पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राध्यापकों व कर्मचारियों को विगत 9 से लेकर 27 माह का वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कोविड संक्रमण काल एवं लॉकडाउन के दौरान जीवन यापन कैसे किया जाए, इस समस्या से सभी संबंधित प्राध्यापक व कर्मचारी जूझ रहे हैं। विगत वर्ष मार्च माह से कोविड संक्रमण के चलते सभी स्कूल व महाविद्यालय बंद है, जिसका झटका निजी अभियांत्रिकी, फार्मेसी व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राध्यापकों व कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। अमरावती संभाग में इस समस्या ने बेहद गंभीर स्वरूप धारण कर लिया है और लंबे समय से वेतन के बिना प्राध्यापकों व कर्मचारियों के लिए अपने परिजनों का उदर निर्वाह करना मुश्किल काम साबित हो रहा है। इस बारे में शिक्षा मंच के अध्यक्ष प्रदीप खेड़कर ने कहा कि संभाग के अधिकांश निजी अभियांत्रिकी, फार्मेसी व पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्राध्यापकों व कर्मचारियों का विगत 1.5-2 वर्ष से वेतन नहीं दिया गया है। इस बारे में उच्च व तंत्र शिक्षा संचालक व सहसंचालक को निवेदन सौंपा गया है। संपूर्ण विश्व को शांति व अहिंसा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती निमित्त इरविन चौक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बौद्ध अनुयायियों द्वारा उनका त्रिवार अभिवादन किया गया और बड़े उत्साह के साथ बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख का सरपंच से मुख्यमंत्री पद का सफर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व महाराष्ट्र वासियों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। इस आशय का प्रतिपादन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा व्यक्त किया गया। जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से लोक नेता विलासराव देशमुख व बुद्ध जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी के राजकमल चौक स्थित कार्यालय में भी तथागत भगवान बुद्ध की जयंती तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की जयंती उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम आगामी 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कामों की दखल लेकर डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडल द्वारा उनका भावपूर्ण सत्कार किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय कामगार संगठन की अपील पर मोदी सरकार के विरोध में आज सीटू एवं माकपा की ओर से काला दिन मनाया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों पर काले झंडे फहराकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। जिला परिषद के शिक्षकों के तबादलों संदर्भ में ग्राम विकास विभाग ने नीति निश्चित की है। उसके अनुसार अब सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु 5 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति स्थापित की गई है। पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
जिले की वरुड तहसील सहकारी शेतकरी खरीदी बिक्री समिति अंतर्गत मिले हुए बिक्री केंद्र में रासायनिक खाद व बीज बिक्री के व्यवहार में हुए आर्थिक लेन देन में 3,40,000 रुपए का घोटाला करने के मामले में संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र केशवराव ठाकरे के खिलाफ वरुड पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वरुड तहसील के आदिवासी बहुल इलाके में आने वाले झटाम झीरी में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 घर जलकर खाक हो गए और आग की वजह से घर में रखे कपड़े, अनाज व जीवनावश्यक वस्तुएं जलकर खाक हो गई। राशन के चावल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सिरजगांव कस्बा पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की है और मंगलवार को पुलिस ने एक खेत में छिपाकर रखी गई 165 चावल की बोरियां बरामद की। सिरजगांव कस्बा के शांतिलाल मंगल कार्यालय के पास कमलेश्वर केदार नामक किसान का खेत है और उनके खेत में राशन का चावल जमा करके रखा गया है। ऐसी जानकारी मिलने पर सिरजगांव कस्बा पुलिस ने इस खेत में जाकर जाँच पड़ताल की और इस समय एक टीन के शेड में चावल की 165 बोरियां बरामद की गई, जिनका बाजार मूल्य 1,81,500 रुपए बताया गया है। इन सभी बोरियों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। तलेगांव दशासर पुलिस ने अवैध रूप से रेत की ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को बुधवार के तड़के अपने कब्जे में लिया। तलेगांव पुलिस ने सातेफल से कलमगांव मार्ग के बीच कैनल के पास नाकाबंदी कर रखी थी, जहां से गुजर रहे ट्रैक्टर की जांच पड़ताल करने पर इस ट्रैक्टर में एक ब्रास रेती बगैर रॉयल्टी के पाई गई। इसी तरह चांदूर बाजार तहसील में भी इन दिनों अवैध रूप से रेती तस्करी करने का प्रमाण बढ़ गया है। बुधवार की सुबह सिरजगांव कस्बा पुलिस ने कुर्रा देशमुख बस स्टॉप पर नाकाबंदी करते हुए अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे टिप्पर को पकड़ा। इस टिप्पर में बिना रॉयल्टी वाली 1.5 ब्रास रेती पाई गई। वरुड तहसील अंतर्गत सतपुड़ा पर्वतरोही के तट पर पुसली प्रकल्प में हजारों मछलियां मृत अवस्था में पाई गई हैं। सतपुड़ा पर्वत से सटे पुसली प्रकल्प के शेंदुरजना घाट नगर परिषद जलापूर्ति विभाग की ओर से शेंदुरजना घाट शहर में जलापूर्ति की जाती है। वहीं कुछ लोग यहां के प्रकल्प से मछलियां भी पकड़ते हैं, किंतु 2 दिन पहले अचानक हजारों मछलियां मृत अवस्था में प्रकल्प के तट पर दिखाई दी। इन मछलियों की मौत कैसे हुई, इस बारे में अब तक फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले शेंदुरजना खुर्द में बुधवार की सुबह 11:30 बजे के दौरान इंदिरा नगर में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में लिया। इस दौरान 5 लाख रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान है। विगत कुछ समय से चर्चा में रहने वाले बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का वाहन जलाने का प्रयास अज्ञात आरोपियों द्वारा किया गया। यह घटना बुधवार 26 मई को तड़के 3 बजे के दौरान उजागर हुई। विधायक गायकवाड़ का वाहन जलाने का प्रयास करने से पहले उनके निवास स्थान परिसर की विद्युत आपूर्ति भी खंडित की गई थी और 2 अज्ञात व्यक्तियों ने दुपहिया पर आकर उनके वाहन को जलाने का प्रयास किया। यवतमाल जिले के आर्नी पुलिस थाना अंतर्गत मजदूरी के पैसे लेने के लिए खेत में जा रही 45 वर्षीय महिला कुछ नराधमों ने अकेले में पकड़कर उस पर अत्याचार किया। साथ ही अत्याचार का वीडियो बनाते हुए उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। इस घटना के करीब 18 दिन बाद आर्नी पुलिस थाने में इसे लेकर अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।